शुभ समाचारों की शुरुआत करेंगे। शुभ समाचार तो रोमिता, जब आप आज ऑफिस आई होंगी तो आपको मिल ही गया होगा। बिल्कुल, बारिश सुबह से ही हो रही है और झमाझम बारिश हो रही है। इससे जुड़ा हुआ शुभ समाचार सबसे पहले वैभव आपके सामने रख रहे हैं। जी हाँ, देखिए, इंतजार जो है दिल्ली वासियों को बहुत लंबे समय से था। दिल्ली में रात से ही बादलों का डेरा जम गया था और रात से ही कई इलाकों में बारिश होती हुई नजर आई। दिल्ली में बारिश के बाद पारा जो है 40 से नीचे आ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि ये राहत और अगले 5 दिनों तक बनी रहने वाली है और एक तरह से कहें तो दिल्ली वालों के लिए ये वीकेंड जो है बहुत शानदार मौसम लेकर आया। सुबह से ही दिल्ली बारिश और ठंडी हवाओं से पूरी तरीके से आगोश में है और जून के महीने में दिल्ली वाले शिमला का सुख उठा रहे हैं। आपके सामने दिल्ली के मौसम की ये मेहरबानी की 6 तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे जमीन बारिश के पानी से तरबतर हो गई है और केवल दिल्ली नहीं, आसपास के शहरों में भी बादल लगातार बरस रहे हैं और गर्मी से फिलहाल कहीं आपात नजर नहीं आ रहा। आपको शांति मिलती हुई नजर आ रही है। नोएडा, गुरुग्राम और गुड़गांव में सुबह सुबह बारिश से मौसम खुशनुमा। तपती गर्मी से दिल्ली वालों को फिलहाल राहत मिली है। जिस तरीके के हालात दिल्ली के अंदर लगातार चल रहे थे, पारा जो है वो आसमान को छू रहा था, 49 डिग्री तक पहुंच चुका था। ऐसे में दिल्ली वाले लगातार इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मौसम में राहत मिले और ऐसी परिस्थिति में आज जिस तरीके से सुबह से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने पहले से ही भविष्यवाणी इस बात की थी कि 16 से 19 तारीख के बीच बारिश हो सकती है और फिलहाल आज सुबह से लगातार जो है वो उत्तर भारत में कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो ये प्री मानसून बारिश है, यानी कि 28 जून तक जो है वो मानसून दिल्ली एनसीआर या फिर उत्तर भारत में दस्तक दे सकता है। लेकिन हाँ, उससे पहले इस प्रकार की बारिश का होना निश्चित तौर पर राहत भरा भी है और तापमान जो लगातार बढ़ रहा था उसमें इसके बाद कमी आती नजर भी आएगी। तो हमारे साथ और जानकारी के लिए सीधे तौर पर राम किकर जुड़ गए हैं। राम किकर, किस प्रकार का जो मौसम में बदलाव हुआ है, मौसम विभाग का क्या कहना है और कितने दिन राहत की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हुई है, उसके बाद से मौसम काफी सुहाना हो गया। तापमान तकरीबन 4 से 5 डिग्री कम हुआ, लेकिन उसके बाद जब कुछ घंटे बीते तो धूप हुई और धूप के बाद से लोगों को फिर अचानक से जो ह्यूमिडिटी और उमस है वो बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। लिहाजा एक राहत जो है वो फौरी राहत कही जाती है। अभी प्री मानसून एक्टिविटी है, लिहाजा इस तरह की बारिश जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और मौसम विभाग ने पहले ही ये कहा है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि ऐसे मौसम में, बदलते हुए मौसम में लोग अपने आप को बचाएं, क्योंकि एक पल को तापमान गिर जाता है और थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन अचानक से गर्मी बढ़ती है और उसके बाद से चिपचिपी गर्मी और जो तमाम तापमान बढ़ते हुए की वजह से दिक्कत होती है। लिहाजा ये बदलता हुआ मौसम लोगों के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसलिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऐसे बदलते हुए मौसम में कम से कम उन्हें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर है कि मानसून आने के पहले जो प्री मानसून की एक्टिविटी है वो जाहिर तौर पर लोगों को राहत देगी, क्योंकि अभी तापमान अगर हम देखें तो 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में लगातार चल रहा था और लोगों को काफी दिक्कत और परेशानी हो रही थी, उमस हो रही थी, गर्मी हो रही थी और लोग चाह रहे थे कि जल्दी ही बारिश हो और फुहारें आए। फुहारें आई तो सही, लेकिन कुछ ज्यादा वो सस्टेन नहीं रही। लेकिन इतना जरूर है, रह रह कर आती रहेंगी। कम से कम ये एक खुशनुमा जो है माहौल पैदा करता है लोगों के बीच में। जी राम, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अगले कुछ दिनों तक दिल्ली और तमाम शहरों में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा रोमिता। बिल्कुल, देखिए, बात हम कर रहे हैं दिल्ली की, तो शुक्रवार यानी कि आज पारा 32 डिग्री तक रहने वाला है। वहीं शनिवार को भी मौसम खुशनुमा रहेगा। रविवार की बात करें तो इस दिन भी मौसम का मिजाज ठंडा ठंडा रहने वाला है। वहीं सोमवार और मंगलवार को भी मौसम के खुशनुमा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर मेरठ की अगर हम बात करते हैं आसपास की, तो शुक्रवार से मंगलवार तक यहां मौसम की जो मेहरबानी है वो लगातार बनी रहेगी। आज शहर का अधिकतम तापमान जो है 35 डिग्री रहने वाला है।
कितनी बड़ी खुशखबरी है ये। वहां देखिए शनिवार को पारा 34 डिग्री तक जाएगा। उसके बाद रविवार से लेकर मंगलवार तक तापमान 33 से 35 के बीच रहने वाला है, यानी मौसम अब ठंडा रहेगा। और चंडीगढ़ में भी मौसम अगले 5 दिन ठंडा ही रहेगा। शुक्रवार यानी कि आज से लेकर अगले हफ्ते के शुरुआती दिनों के बीच में पारा 30 से 34 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं कानपुर में गर्मी से राहत के आसार हैं। अगर आप कानपुर में रहते हैं, पारा अगले 5 दिनों तक 40 से नीचे यहां पर रहेगा, यानी कि थोड़ी कम गर्मी आपको महसूस होगी। तो वहीं शनिवार से लेकर मंगलवार तक मौसम एक बार फिर से मेहरबान होगा। बिल्कुल, देखिए देहरादून में भी मौसम की मेहरबानी लगातार जारी है। यहां अगले 5 दिनों में तापमान जो है 34 डिग्री से 31 डिग्री के बीच रहने वाला है। तो ये मौसम जो मेहरबान हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। और हम कल ही बात कर रहे थे कि अगर वीकेंड पे मौसम अच्छा हो जाए तो वीकेंड अच्छा हो जाता है। तो देखिए आज ही भगवान ने हमारी आपकी दुआ सुन ली ऊपर वाले। तो इसी तरीके से जो मौसम है वो खुशनुमा जरूर हो गया है, लेकिन जैसे कि राम बता रहे थे कि जब मौसम बदलता है तो एक्सपर्ट्स भी ये हिदायत देते हैं कि इस तरह के मौसम में आपको बहुत एहतियात बरतना होता है, क्योंकि इस तरह से जब मौसम बदलता है तो सेहत पर इसका सीधा असर होता है। चलिए बात करेंगे अग्निपथ की। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध के बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योजना में भर्ती की उम्र में छूट देने के लिए बात तय की गई है। पहले ये उम्र 21 साल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। पूरी खबर आपको इस खास रिपोर्ट में दिखा। न टाइम दिया, न ट्रेनिंग हुई, फिर बेसब्री का हथियार उठा लगे भांजने। नतीजा टारगेट से भटक गए। अब सरकारी संपत्तियां जला रहे, दुकान तोड़ रहे और शहरों के साथ सूबे का अमन चैन बिगाड़ रहे कर्मवीरों का ये कारनामा अग्निवीरों की योग्यता पर अब सवाल बनकर धधक रहा है। सेनाओं में भर्ती के अग्निपथ पर 7 राज्यों में फूटे विरोध के सुरों ने कहीं आगजनी, कहीं तोड़फोड़ तो कहीं खामोश प्रदर्शनों की शक्ल ली है, जिसे लेकर अब सरकार भी अलर्ट हो गई है। जज्बातों और जोश के इतर जो जरूरत की जा रही है, उसकी जरूरत को समझते हुए उसने अब भर्ती में उम्र की अपर लिमिट को 2 साल बढ़ाने का फैसला किया है। भर्तियों के लिए तय उम्र 7.5 साल से 21 तक थी, जिसे अब 2022 के लिए 17.5 से 23 कर दिया गया है। हालांकि ये मौका केवल इसी साल दिया जाएगा। ये मेहरबानी सरकार ने इसलिए की क्योंकि बीते 2 बरस में सेना की भर्तियों का कोई मौका नहीं मिला है। युवाओं के विरोध को देखते हुए सरकार और सेना की तरफ से लगातार बयान देकर उन्हें समझाया जा रहा है। युवाओं की जो दुविधा है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। उनके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं ताकि सेना में सेवा के इन 4 सालों को वो महज नौकरी के तौर पर न देखें। ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव योजना है। ये भारत की फौज में पहली बार एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी, भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। ये सबके एक कंबाइंड डिस्कशन और कंबाइंड कोऑर्डिनेशन के बाद ये योजना को आपके देश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इतना ही नहीं, सेना के वर्तमान अधिकारी और वायुसेना के पूर्व प्रमुख भी मानते हैं कि सरकार के फैसले को समझने की जरूरत है, क्योंकि सेनाओं में नौकरी का एक बड़ा मकसद अनुशासन होता है, जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। 4 साल के बाद जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो एक तो जो जैसे स्कीम में अनाउंस किया गया, उसी में लगभग आपके 12 लाख के लगभग तो आपके हाथ में वैसे ही आएंगे बिना किसी उसके अलावा जो आपकी अपनी बचत है। तो मैं समझता हूँ 22, 23, 24, 25 साल के युवा के लिए एक उस समय लगभग 15 से 20 लाख रुपए हाथ में आना एक बहुत बड़ी बात है, जिससे वो फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट महसूस कर सकता है। उसके बाद वो अपना कुछ कर सकता है। वहीं सरकार की तरफ से इस मसले पर लगातार ये साफ किया जा रहा है कि युवाओं को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, उसे किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। एक जरिया आपको मिला है, आपके पास ट्रेन्ड मैन पावर, हम फौज अपना समय खर्च करके, अपने साधन खर्च करके उनको ट्रेन करेगी, उनको अपने पास यूनिट्स के अंदर रखेगी, बॉर्डर के ऊपर सर्व करेंगे। हालांकि युवाओं के गुस्से को देखते हुए कई राज्यों में इसके असर को देखकर सरकारें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। हरियाणा के पलवल में हुई हिंसा के बाद बल्लभगढ़ में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पलवल, फरीदाबाद में ये सेवा पहले से ही बंद थी। वहीं यूपी में जीआरपी पुलिस वालों की छुट्टियां 23 जून तक तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। जाहिर है, जिस तरह से युवाओं में इस योजना को लेकर गुस्सा पसरा हुआ है, उसे लेकर ये तैयारी जरूरी है।
लेकिन समझना युवाओं को भी है जिन्हें रोजगार तो चाहिए लेकिन अपनी शर्तों पर, जो मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्ती के लिए सरकार ने अधिकतम उम्र की सीमा जो है अब 2 साल बढ़ा दी है, लेकिन सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि उनके लिए पुरानी व्यवस्था ही ठीक थी। फौज में जाने के लिए तैयारी कर रहे कुछ युवाओं की बात भी आप सुन लीजिए, उनका क्या कहना है। टीओडी का हम लोग पूरा विरोध करते हैं। जब तक पूरा बहाली पुराना प्रोसेस है, बहाली पूरा प्रक्रिया नहीं कराया जाए, तब तक हम लोग टीओडी का विरोध करते रहेंगे और विरोध जारी रहेगी। कितने बजे सुबह ग्राउंड पर आते हैं? सुबह में हम लोग 3 बजे यहाँ ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं और 2 साल से बहाली नहीं आई है। 2 साल से बहाली नहीं है, 1.5 साल 2 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि अगर 2 साल से बहाली नहीं आ रही है तो फिर इलेक्शन, यूपी में इलेक्शन चुनाव हुई है तो उसमें कोरोना नहीं थी। अभी जो आईपीएल जो चल रहा था उसमें कोरोना नहीं था क्या? मतलब सरकार हम लोग को भ्रमित कर रही है, युवा को पूरा बर्बाद करने के पुरानी प्रणाली की तरफ। पुराने हम यही चाहते हैं, सरकार से हम यही अपील कर रहे हैं कि पुरानी प्रक्रिया के तहत बहाली चालू किया जाए। टीओडी का पूरा विरोध करते हैं, टीओडी का थोड़ा भी समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग 4 साल के बाद एज क्या होगा? अगर बोल रही है सरकार पारा मिलिट्री में डालेंगे तो फिर ये एसएससी जीडी की जो बहाली आती है उसका फिर क्या होगा? एसएससी जीडी का बहाली फिर तो चला जाएगा। टीओडी के तहत अगर पारा मिलिट्री में हम लोग को भेजा जाए तो फिर जो बंदा जो मेरा जो भाई जो रहेगा वैसे से जीडी का वैकेंसी तो इसे बंद हो जाएगा, तो लोग जाएगा कहाँ से सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल में? फिर हम लोग टीओडी का पूरा विरोध करते हैं और हम लोग पूरा जितना भी युवा है सब टीओडी का विरोध कर रहा है। पूरे भारत में टीओडी का विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए। टीओडी हम लोग के लिए है, ये नहीं है। हम लोग 4 साल नौकरी करेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स भी, सीआरपीएफ देखिए, असम राइफल देखिए, ये भी टूर ऑफ ड्यूटी कर दिया है सरकार। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 4 साल बाद क्या करेंगे? 4 साल बाद कुछ हम लोग का आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, मतलब दिखाई दे ही नहीं रहा है। टीओडी का विरोध है, पूरा विरोध। ये जो योजना केंद्र सरकार द्वारा उन्होंने बनाई है, ये बहुत ही शानदार योजना है, क्योंकि हमारे एज में, जो जिस एज में मैं हूँ 17 से 21 के एज के बीच में, हमारे में ऐसे देखा गया कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की लेवल्स बहुत हाई होती है। तो अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम आर्म्ड फोर्सेस के लिए कुछ कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इंडिविजुअल बेसिस पर भी हमारा डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है और एक नेशन के लिए अगर हमने देखा तो एक आर्मी को भी, आर्म फोर्सेस को भी बहुत एनर्जेटिक यूथ मिलेंगे अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए तो। अग्निपथ जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उससे यूथ में देश सेवा की भावना बढ़ेगी और जो एज है 17 to 21 उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में इस वक्त बवाल हो रहा है और ऐसे में ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आखिर सरकार और इसका विरोध करने वाले युवाओं की दलील क्या है। अग्निपथ योजना के पक्ष में सरकार की दलील है कि उम्र की लिमिट बढ़ा दी गई है। अब 23 साल का युवा भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा, इससे पहले ये उम्र 21 साल तक थी। देखिए, वहीं सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं का ये कहना है कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया को ही बहाल किया जाए, वही उनके लिए ठीक है। और सरकार की दलील ये है कि योजना के तहत 25% अग्निवीरों को स्थायी कार्डर या स्थायी नौकरी मिलेगी तो वो सुनिश्चित रहे एक तरीके से। बिल्कुल, वहीं युवाओं की दलील है कि महज 4 साल के लिए सेना में भर्ती से उनका मनोबल गिरेगा। सरकार ये कह रही है कि 4 साल में रिटायर हुए अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के दौरान प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहीं ये तर्क भी युवाओं को नहीं समझ आ रहा है कि उनकी दलील ये है कि 4 साल में नौकरी से रिटायर हो जाने के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे और वो ऐसा समझते हैं कि ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। बिल्कुल, तो पूरी जानकारी जरूरी है, इसलिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। सरकार की दलील ये है कि सेना की ट्रेनिंग और 4 साल की नौकरी बेकार नहीं जाएगी। युवाओं का यह कहना है कि 22 साल की उम्र में रिटायर होकर घर लौटे युवा के पास ना तो कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी और ना भी कोई योग्यता, ऐसा उनको डर है। हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ये कह रही है कि पुलिस और राज्य सुरक्षा से संबंधित सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि जब 4 साल का टर्म वो अपनी सेना में पूरा कर चुके होंगे और जब रिटायर होंगे तो इन सेवाओं में उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन युवा कह रहे हैं कि जब एसएससी में ही 10 से 12 साल की नौकरी की व्यवस्था है तो फिर सरकार अग्निवीरों को महज 4 साल में ही क्यों रिटायर कर देना चाहती है। तो ये तमाम दलीलें हैं जो विरोध कर रहे हैं युवा, वो कह रहे हैं और सरकार भी इन दलीलों पर तर्क
देती हुई नजर आ रही है कि क्यों अग्निवीर योजना जो है वो इन सभी लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। बिल्कुल, और इसकी काट छांट के लिए, इसकी स्क्रूटनी के लिए आपको पूरी जानकारी होनी जरूरी है, इसलिए आपको एक एक करके पॉइंट वाइज समझाया। बढ़ते हैं कुछ और खबर की ओर। देखिए, उत्तर प्रदेश में जुमे के दिन अमन बरकरार रहे, इसके लिए सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी लगातार जारी है। पीएससी की 132 कंपनियां और रैपिड एक्शन फोर्स की 10 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा देखिए, ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है एरियल व्यू के जरिए कि कहीं कोई पथराव ना हो, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। पुलिस और प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात कर शांति बनाए रखने की लगातार अपील की है। और 8 शहरों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, मेरठ, बांदा, अलीगढ़ और मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। और ये तस्वीर ड्रोन, आरएएफ, पीएससी, पुलिस, फ्लैग मार्च, धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग और बार बार अमन की अपील। इसी तर्ज पर यूपी में हिंसा के तस्वीरों को बदलने की कोशिश में सरकार, पुलिस और प्रशासन जुटा है। पिछले 2 जुमे से लगातार पहले कानपुर फिर प्रयागराज में जिस तरह से हिंसा हुई, उसे देखते हुए तीसरे जुमे को चुनौती मानकर इस व्यवस्था में नमाज पूरी कराने की तैयारी है। नूपुर शर्मा के बयान से मचे बवाल का साया यूपी की शांति पर न पड़े, इसकी मुकम्मल तैयारियों की गरज से यूपी सरकार अलर्ट पर है। पहले से ज्यादा तैयारियों और पुख्ता इंतजामों के साथ, जिसका सबब यह है कि इस शुक्रवार को गुड फ्राइडे में तब्दील किया जा सके। इसके लिए आला अधिकारी सड़क पर उतरे हैं। सिर्फ सड़क पर ही नहीं उतरे हैं, बल्कि धर्म गुरुओं से संवाद भी कर चुके हैं, जिन पर मजहबी जिम्मा है लोगों के भरोसे का, जो अमन के पैरोकार बन सकते हैं, जिनकी एक अपील का असर दूर तक हो सकता है। बावजूद इसके जुमे की नमाज में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए ड्रोन के जरिए सुरक्षा इंतजामों को चाक चौबंद रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। राजधानी समेत कई दूसरे शहरों में पुलिस ने अपने इंतजामों के साथ घरों तक झांकने की जहमत उठा रही है। इतना सब करते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। इस बार यूपी में लोग कानून से खिलवाड़ नहीं करेंगे और प्रदेश की शांति में सहयोग करेंगे। पूरी सतर्कता बरत रही है, कानून का राज कायम रहेगा और सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया कानून का पालन करें, उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ने में सहयोग करें। वैसे ये भरोसा डिप्टी सीएम को पुलिस की अपनी तैयारियों से है, क्योंकि प्रदेश के आला पुलिस अधिकारी भी ये दावा कर रहे हैं कि कानपुर और प्रयागराज में हुई हिंसा से सबक लेते हुए इस बार व्यवस्थाएं पहले से ज्यादा मजबूत हैं। व्यापक जनसंपर्क धर्म गुरुओं के साथ किया गया है। इसके अतिरिक्त सिविल सोसाइटी के जो हमारे मेंबर हैं उनके साथ, पीस कमेटी के मेंबर्स तथा जो भी हमारे ऐसी संस्थाएं हैं जैसा सिविल डिफेंस इत्यादि, जो कि समय समय पे शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन और पुलिस का सहयोग करती है, उनके साथ वार्ता की गई है। इतना ही नहीं, हिंसा के बाद जिस तरह सरकार ने सख्ती बरती है उसका असर भी दिख रहा है। हालांकि सख्ती से अलग अब मुस्लिम धर्मगुरु भी लगातार अपील कर रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद अमन के हालात रहें। बहरहाल अमन की पैरोकारी का ये पैगाम पत्थरबाजों की समझ आएगा, ये भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस तो पोस्टर लगाएगी और सख्त कार्रवाई भी होगी। ये पहले भी कहा जा चुका है। ऐसे में जरूरत है समझने की कि हिंसा से किसी का भला नहीं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, कानपुर से रंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बीते शुक्रवार को प्रयागराज में हुई हिंसा को देखते हुए इस बार सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। पुलिस के साथ आरपीएफ की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके।
देख सकते हैं इनके पास सारे इस तरह के वेपन्स हैं, जो अलग अलग तरह की गन्स इनके पास हैं, डिप्लॉयड हैं। इनके पास इस तरह के जैकेट्स पहने हैं और लेग्स कवर करने के लिए भी इनके पास चीजें हैं, हेलमेट्स भी पहने हुए हैं। ये क्या गन है, इसके बारे में बताएंगे? MSL है। हाँ। ये नीचे जो पहने तो इनसे भी बात करेंगे। सर थोड़ा जानकारी देंगे जरा, क्या डिप्लॉयमेंट है? ये सब चीजें अभी गन का नाम क्या है? गन का नाम MSL है, मल्टी सेल लॉन्चर बोलते हैं हम इसे। अलग अलग तरह का सेल्फ फायर करते हैं बस। तो सेल्फ फायर है, MSL का जिक्र किया है इन्होंने। ये देखिए तस्वीर आप यहाँ पर लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैमरा में नीरज दिखा रहे हैं। तैयारी पूरी तरीके से पुख्ता यहाँ पर नजर आ रही है। ये पैरों को बचाने के लिए भी इनके पास इस तरह के वेपन्स इक्विपमेंट्स हैं। ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, जैसे मैंने दिखाया, हेलमेट्स हैं और ऐसे हेलमेट्स भी इनके पास हैं जो इस फेस को पूरी तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि पत्थरबाजी में इन लोगों का रोल बहुत अहम रहा है, चाहे यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट हो। खाली कहानी RAF की नहीं है, यूपी पुलिस के भी जवान यहाँ पर तैनात हैं। आप अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको पूरा एरिया इस वक्त यूपी पुलिस के जवानों से घिरा हुआ नजर आएगा। आपकी नजर जिधर जाएगी आपको उधर खाकी ही नजर आएगी। इनके पास भी गन्स हैं, इनके पास भी हेलमेट्स हैं, इनके पास भी जैकेट्स हैं और ये बता रही हैं, दिखा रही हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि शुक्रवार को अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो ये सारे फोर्सेस तैयार हैं और हर तरीके की परेशानी, चाहे वो पत्थरबाजी हो या किसी भी प्रकार की हिंसा हो, उससे निपटने के लिए खाकी भी तैयार है और RAF भी तैयार नजर आती है। तो खाकी तैयार, पत्थरबाज जो है सावधान हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहने वाले। इस दौरान देखिए वो 21,000 करोड़ की योजनाओं का सौगात जो है सूबे को देंगे और जिसमें कई रेल योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही देखिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह दौरा बहुत खास होने वाला है, क्योंकि उनकी मां का यानी हीराबेन का जन्मदिन है, 100वां जन्मदिन। चुनाव में वक्त है, पर बीजेपी की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। गुजरात में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे, पर माहौल बनने और दिखने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब प्रधानमंत्री 2 दिन गुजरात में रहने वाले हैं। यहां वो सरकार की तरफ से सौगातों का पिटारा खोलेंगे और जनता पर विकास परियोजनाओं का प्यार लुटाएंगे। फिर मां हीराबेन के जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरे में गुजरात को 21,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें फ्रेट कॉरिडोर के 357 किलोमीटर लंबे न्यू पालनपुर मदार खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा 166 किलोमीटर लंबे अहमदाबाद बोटाद खंड की मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदला जाएगा, इसकी भी आधारशिला रखेंगे। साथ ही 81 किलोमीटर लंबे पालनपुर मीठा खंड का विद्युतीकरण और अन्य योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सूरत, उधना, सोमनाथ और साबरमती स्टेशनों के पुनर्विकास के साथ साथ रेलवे क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। जनता से सीधी जुड़ी योजनाओं की अगर बात करें तो यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 1,38,000 घर लाभार्थियों को सौंपेंगे। इन घरों पर शहरी क्षेत्रों में लगभग 1,800 करोड़ रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,530 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। इसके अलावा 310 करोड़ रुपए से अधिक के लगभग 3,000 आवासों का मुहूर्त भी किया जाएगा। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री खेड़ा, आनंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर और पंचमहल को 680 करोड़ रुपए की योजना की सौगात देंगे। इसके साथ ही दभोई तालुका के कुंडेला गांव में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। ये 2500 से अधिक छात्रों की हायर एजुकेशन की जरूरतों को पूरा करेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को हर महीने 2 किलो चना, 1 किलो अरहर दाल और 1 किलो खाद्य तेल मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा जनजातीय लाभार्थियों के लिए पोषण सुधा योजना के तहत 120 करोड़ रुपए का वितरण करेंगे।
दौरे के दूसरे दिन 18 जून को पावागढ़ में पुनर्विकसित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह विरासत वन का दौरा करेंगे, जिसकी बुनियाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और अब आपको लिए चलते हैं आस्था के धाम, जहां से एक नहीं बल्कि तीन गुड न्यूज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहली गुड न्यूज केदारनाथ धाम से है, जहां पर स्वच्छता का संकल्प सिद्धि में बदलता हुआ नजर आ रहा है। धाम की साफ सफाई का जिम्मा खुद लोगों ने अपने कंधों पर उठाया है, तो वहीं अमरनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी हेलीकॉप्टर सेवा की सौगात मिली है। ये उन यात्रियों के लिए एक बड़ा तोहफा है जो एक दिन में बाबा के दर्शन करके लौटना चाहते हैं। और तीसरी और आखिरी खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर मंदिर के साथ एयरपोर्ट का काम अब और ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो देखिए अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने और उससे पहले हेलीकॉप्टर सेवा की सौगात यात्रियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसी के साथ शहर की पहचान भी तेजी से बदल रही है। राम मंदिर निर्माण के साथ श्रद्धालुओं के पहुंचने के इंतजामों को लेकर विकसित होने वाली सुविधाएं, जिसमें हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन दोनों को तेजी से तैयार किया जा रहा है। हवाई अड्डे को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि इसके पहले टर्मिनल से उड़ानों की शुरुआत अप्रैल 2023 तक शुरू हो जाएगी। मार्च 2023 तक इसका प्रथम चरण बनकर तैयार हो जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं, ये पूरा इलाका, ये 2200 मीटर का रनवे होगा, जो 45 मीटर चौड़ा होगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसको चौड़ाई, लंबाई में इसकी गिट्टियां पड़ चुकी हैं। चौड़ाई के लिए जो है और जमीनें जो है वो साफ की जा रही हैं। और ये पूरा जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये उत्तर प्रदेश की उड़ान योजना के अंतर्गत बन रहा है। अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट को प्रभु श्री राम का नाम दिया जाना पहले से ही तय हो चुका है। इसे राम मंदिर की मॉडल पर बनाया जाएगा, ये भी तय हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मॉडल को देखकर हरी झंडी दे चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि न सिर्फ मॉडल राम मंदिर का होगा, बल्कि उन्हीं के पत्थरों के जरिए तैयार किया जाएगा, जिनसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। छोटे विमानों की उतरने की व्यवस्था के साथ 300 यात्रियों की क्षमता वाले पहले टर्मिनल के 2023 में चालू हो जाने की उम्मीद है, जबकि पूरा एयरपोर्ट 2025 तक तैयार हो जाएगा। 31 दिसंबर 2023 तक उसका गर्भगृह तैयार हो जाएगा। भगवान राम वहां विराजमान हो जाएंगे अपने पूरे परिवार के साथ, सीता माता भाई, और उसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अयोध्या में बन रहा है, छोटे विमानों को उतरने की भी व्यवस्था उसी के साथ साथ हो जाएगी। अयोध्या एयरपोर्ट का काम 3 चरणों में किया जाना है। फिलहाल पहले चरण में 323 एकड़ में पहले टर्मिनल पर काम उड़ान योजना के तहत चल रहा है। इसमें छोटे शहरों को कवर करने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद दूसरे और तीसरे चरण की योजना का काम 2025 तक चलेगा। जब पूरा एयरपोर्ट तैयार हो जा रहा है, तो माना जा रहा है कि लखनऊ एयरपोर्ट के दबाव को कम किया जा सकेगा। हालांकि राम मंदिर की तर्ज पर एयरपोर्ट के डिजाइन के पीछे उस शहर की विरासत से लोगों को रूबरू कराना है, ऐसा दावा प्रोजेक्ट के मैनेजर का है। अयोध्या एयरपोर्ट को राम मंदिर के टच पर हम लोग उतार रहे हैं। जो उसका फसाड आएगा, वो फसाड में हम लोग कॉलम्स वगैरह कुछ इस तरह के प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बंसी पहाड़पुर स्टोन जो बयाना के पास उपलब्ध रहता है, बंसी पहाड़पुर स्टोन के हम लोग बनाएंगे और उसकी समानता, उसकी ब्रुज वगैरह देकर एक लुक इस तरह का बनाएंगे जिससे कि लोगों को अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरते ही मालूम पड़ जाए कि हम लोग अयोध्या में आ गए। अयोध्या का एयरपोर्ट राम मंदिर के बनते ही अपने पूरे वजूद में होगा।
श्री राम एयरपोर्ट पर उतरने वालों को यह एहसास हो जाएगा कि वो राम जन्मभूमि पर प्रवेश कर चुके हैं और उनका स्वागत करती गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई जरूर मिलेगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे हम एक ऐसे शानदार घुड़सवार की जिसकी महज उम्र 5 साल है। 5 साल का ये बालक जब अपने नन्हे हाथों में लगाम संभालता है तो घोड़ा रफ्तार से बातें करने लगता है। बच्चे का सपना है कि वो बड़े होकर घुड़सवारी में देश का नाम रोशन करे। बेजोड़ पकड़, बेमिसाल संतुलन, नन्हे हाथों में घोड़े की लगाम जो बेधड़क घोड़े की सवारी कर रहा है। एक कुशल घुड़सवार की तरह घोड़े को दौड़ा रहा है। बच्चे का संतुलन देखिए, जिसे इस बात का जरा भी डर नहीं है कि उसके हाथों से घोड़े की लगाम फिसल सकती है। लेकिन नन्हे हथेलियों के जोर के आगे घोड़े की रफ्तार कुछ नहीं। सुनकर हैरानी होगी कि इस नन्हे घुड़सवार की उम्र महज 5 साल है, जिसका नाम जोशित छत्रपति है, जो यूकेजी में पढ़ता है। जोशित आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले जिले के थिम्मापुरम का रहने वाला है, जो 3 साल की आयु से घोड़े की सवारी कर रहा है। जोशित अब एक घोड़े की लगाम पकड़ते ही एक मंझे हुए घुड़सवार की तरह घोड़े को दौड़ाता है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घोड़े को भगाता है, फिर चाहे सड़क हो या समुद्र का किनारा। जोशित की रफ्तार कम नहीं होती। जो भी इस बालक को घुड़सवारी करता देखता है वो दंग रह जाता है। जोशित छत्रपति बड़े होकर एक सफल घुड़सवार बनना चाहते हैं। जोशित के पिता का मानना है कि उनके बेटे का ये शौक देश का नाम भी रोशन कर सकता है, क्योंकि घुड़सवारी में अभी भी ओलंपिक जैसे खेल में भारत काफी पीछे है। घुड़सवारी के साथ साथ जोशित समंदर किनारे योग भी करते हैं। 5 साल के इस बच्चे का मानना है कि योग करने से उन्हें घुड़सवारी में काफी मदद मिलती है, क्योंकि घुड़सवारी में भी एकाग्रता का होना काफी जरूरी होता है। अंकापल्ली से दामोदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस नन्हे वाले के शौर्य और हौसले को देखकर ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में शायद ये कोई योद्धा रहा होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आप कितने पुशअप कर सकते हैं? 10, 20, 50, 100, 200 या बहुत से बहुत 500? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोई महज 1 घंटे में 3331 पुशअप लगा सकता है, तो आप यकीन करेंगे? ये बहुत हैरानी कर देने वाली खबर है। और नागपुर के कार्तिक से उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम अब दर्ज हो गया है। 1 घंटे में 3000 से भी ज्यादा पुशअप्स। देखिए, विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कामयाब हुई है। 1 घंटे में सर्वाधिक पुशअप करने का रिकॉर्ड कायम हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का इतिहास रचा गया है। 1 घंटे में जो विश्व रिकॉर्ड नागपुर के रहने वाले 21 साल के कार्तिक ने बनाया है, उसे बनाना साधारण बात नहीं है। यह रिकॉर्ड कड़ी मेहनत और अनुशासन से कायम हुआ है। एक घंटे में 3331 पुशअप करने वाले कार्तिक ने कमाल कर दिया है, जिसके इस नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से गवाह बने दर्शक दंग हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डेनियल स्कॉली के नाम दर्ज था, लेकिन अब इस रिकॉर्ड पर कार्तिक का दबदबा कायम हो चुका है।
मैंने भी इस चांस को लिया। मैंने गोविंद भाई तुम्हारा पहला रिकॉर्ड था मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो मैंने टाइल्स ब्रेक किया था, तो रिकॉर्ड था 770 टाइल्स, जस्ट 44 सेकंड का रिकॉर्ड था वो। अभी जो ये रिकॉर्ड हो गया, इसके लिए 5 साल की मेहनत करो, वेल स्टैंड के पास से मेहनत करो इस पुशअप के रिकॉर्ड के लिए। कार्तिक जायसवाल एक फिटनेस प्लेयर है जिसने 5 साल पहले इस रिकॉर्ड को तोड़ने का सपना देखा, जिसे डैनियल ने चुनौती दिया था और इस चैलेंज को स्वीकार करने वाले कार्तिक ने कड़ी मेहनत शुरू की। पिछले 5 साल से कार्तिक प्रतिदिन 6 घंटे कड़ा अभ्यास करता था, तब कहीं जाकर विश्व रिकॉर्ड बना है, जो कार्तिक के चाहने वालों के बगैर संभव नहीं था। जिन्होंने कार्तिक को सपोर्ट किया तो कार्तिक ने भी उम्मीद से परे कामयाबी हासिल की। नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मेट्रो सिटी की भागती दौड़ती आपाधापी और शोर शराबे वाली जिंदगी में हर किसी की तमन्ना होती है कि सुकून के कुछ पल प्रकृति की गोद में बिताने हैं। नोएडा जैसे आधुनिक तेज रफ्तार से भागने और गगनचुंबी इमारतों वाले शहर में अब कुदरत की गोद में वक्त बिताने का मौका आपको मिलने जा रहा है। दरअसल ओखला पक्षी विहार में जल्द ही नेचर हट की शुरुआत होने जा रही है। कैसा होगा ये नेचर हट, आपको दिखाते हैं। जीवन की आपाधापी, वाहनों के शोर से दूर नोएडा का ओखला पक्षी विहार सुकून का एहसास दिलाता है। यहां आने को किसी का भी दिल चाह सकता है, इसलिए वो कुछ देर यहां बिता सके, यहां की आबो हवा में खुलकर सांस ले सके। हरियाली से घिरे इस तालाब पर जाने कितने परिंदों का जीवन निर्भर है, और इस संसार में सुंदर परिंदों के लिए दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। जहां तपती गर्मी का एहसास नहीं होता, जहां ठंडी हवाओं का झोंका मन को ताजा कर देता है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ओखला पक्षी विहार प्रकृति का एक सुंदर गुलदस्ता है, जहां परिंदों की अनेक प्रजातियों का ठिकाना है, जिनके आवाज से ओखला विहार की खूबसूरती है। जिसकी हरियाली इस पक्षी विहार का कहना है, जहां कैंपेनिंग ग्राउंड स्ट्रक्चर के तौर पर बनाए गए नेचर हट लगभग बनकर तैयार है, जहां आने वाले विजिटर्स की संख्या बढ़ी है, पहले से ज्यादा सुविधाएं भी बढ़ी हैं। 6 कॉटेजेस बनाए गए हैं, जिसमें एक ऑफिशियल विजिट के लिए रखा गया है और 5 जनरल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से रखे गए हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग सबमिशन है कि डे टाइम के लिए दिया जाए, और इस संबंध में एक प्रस्ताव मैं बना करके गवर्नमेंट को भेजूंगा। सर्दियों तक नेचर हट के शुरू होने की संभावना है। पक्षी विहार में 6 नेचर हट के काम की शुरुआत पिछले साल हुई, जिसे बनाने की जिम्मेदारी फैक्सफिट संस्था को मिली। नेचर हट बनाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इको टूरिज्म को आगे बढ़ाने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है। लोग इस पक्षी विहार का आनंद लेने के लिए काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। नोएडा से भूपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगला शुभ समाचार जम्मू कश्मीर से। कश्मीर घाटी के युवाओं में इन दिनों लॉन टेनिस के प्रति रुझान गजब का देखने को मिल रहा है। प्रदेश में इस खेल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहां से कई अच्छे खिलाड़ी जो हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर सकते हैं। सरकार की ओर से इन दिनों जम्मू कश्मीर में खेलों और उनसे जुड़ी गतिविधियों को जोर शोर से बढ़ावा भी दिया जा रहा है, प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। खासतौर पर देखिए, लॉन टेनिस को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में राजबाग के गिंडन स्टेडियम में मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर में खास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के कोने कोने से आए लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया और इस खेल में अपनी दिलचस्पी और टैलेंट का इजहार किया। लॉन टेनिस के खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए अब जम्मू कश्मीर में प्रोफेशनल कोचिंग की मदद ली जा रही और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर इस खेल को बढ़ावा देने से जम्मू कश्मीर में युवाओं के टैलेंट को और उनकी क्षमता को सही दिशा मिल सकेगी।